पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस चीन की भाषा बोलने लगी तो विपक्षी इंडी गठबंधन में ही विवाद छिड़ गया। मालदीव्स के मंत्री की पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद दोनों देशों में जारी तनातनी पर देश में ही सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चीन की भाषा में कहा कि प्रधानमंत्री इमोशनल फोबिया क्रिएट कर देते हैं। उन्होंने कहा पीएम नरेंद्र मोदी हर बात को निजी तौर पर ले रहे हैं। हमें पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखने की जरूरत है और समय के हिसाब से काम करने की जरूरत है। और इसके पहले चीन ने कहा था कि भारत को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ये भूल गई कि सवाल पीएम मोदी पर की गई व्यक्तिगत टिप्पणी का नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री का है। और जब किसी दूसरे देश का मंत्री भारत के प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी करेगा तो वह पूरे देश के स्वाभिमान से जुड़ जाता है। यही वजह है कि शरद पवार ने एक तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे को फटकार लगा दी। शरद पवार ने पीएम मोदी का समर्थन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कहा कि किसी दूसरे देश के व्यक्ति द्वारा प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि वे हमारे प्रधानमंत्री हैं। अगर किसी और देश का कोई भी पदाधिकारी हमारे प्रधानमंत्री के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करता है तो यह स्वीकार्य नहीं है। मालदीव के मंत्री की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद भारत ने उसे कड़ा जवाब दिया है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति ने भी इस पर दुख जताया। इसके बाद मालदीव ने 3 मंत्रियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें पद से हटा दिया। वहीं मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू इस समय चीन के दौरे पर हैं। उनके राष्ट्रपति बनने के बाद से ही दोनों देशों के बीच तनातनी शुरू हो गई। मोइजू चीन के समर्थक हैं। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि अगर किसी के बारे में कोई निजी टिप्पणी देश के बाहर से आती है तो हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, उस पर चर्चा से बचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के पर्यटन को प्रमोट करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट की और इसके बाद मालदीव के मंत्री ने उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने से पहले ही मणिपुर में हिंसा भड़क गई। इसके बाद राहुल गांधी की न्याय यात्रा को इजाजत मिलने की संभावना बेहद कम हो गई है। कांग्रेस ने मणिपुर से ही 14 जनवरी को यात्रा शुरू करने की योजना बनाई थी, लेकिन इसके लिए मणिपुर में उसे रैली करने की इजाजत अब तक नहीं मिली है। मणिपुर के सीमावर्ती शहर मोरेह में हिंसा की ताज़ा घटना घटी है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी की देशव्यापी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर ग्रहण लगता दिख रहा है। प्रदेश की सरकार ने अभी तक इस कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं दी है। हाल ही में भारत म्यांमार सीमा पर मणिपुर पुलिस और उपद्रवियों के बीच हुई गोलीबारी के कारण मोरेह में स्थिति गंभीर बनी हुई है। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने गंभीर स्थिति को स्वीकार करते हुए कहा कि सुरक्षा बलों पर हमलों के लिए जिम्मेदार अपराधियों को पकड़ने के लिए असम राइफल्स, बीएसएफ और राज्य पुलिस के संयुक्त प्रयास से वर्तमान में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चल रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर बीरेन सिंह ने कहा कि राहुल गांधी की रैली को अनुमति देने पर गहन विचार चल रहा है। हम विभिन्न सुरक्षा एजेंसी से रिपोर्ट ले रहे हैं। उनसे रिपोर्ट मिलने के बाद हम इस पर कोई ठोस निर्णय ले सकेंगे। मोरेह में हालिया गोलीबारी सोमवार सुबह हुई। उपद्रवियों ने शहर के कुछ हिस्सों में सुरक्षा बलों को निशाना बनाया। अधिकारियों ने हमले के दौरान मोर्टार गोले के इस्तेमाल की सूचना दी है। हालांकि दोनों तरफ से किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। इससे पहले रविवार को वार्ड 7 और मोरेह बाजार में गोलीबारी और बम हमलों सहित कई घटनाएं हुई हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य 14 जनवरी को इम्फाल पूर्वी जिले के हट्टा कांगजे इबुंग से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करना है। अब तक रैली की अनुमति नहीं मिलने से कांग्रेस में खलबली मची है। कांग्रेस ने कहा कि वो अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत के लिए मणिपुर सरकार से मैदान की अनुमति मिलने का इंतजार कर रही है। इसके लिए पार्टी ने 1 सप्ताह पहले आवेदन कर दिया था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी गिरीश चोडनकर ने कहा कि पार्टी नेताओं ने राज्य के मुख्य सचिव विनीत जोशी से मुलाकात की और उन्हें बताया कि मामला मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के पास है। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया कि उन्हें अनुमति दिए जाने के बारे में सूचित कर दिया जाएगा। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि यात्रा को 14 जनवरी को हरी झंडी दिखाई जाएगी और राज्य में भाजपा नीति सरकार को इसके लिए आज रात में ही मैदान की अनुमति दे देनी चाहिए। वेणुगोपाल ने कहा कि यात्रा युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों के लिए न्याय है। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है और कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। इस यात्रा की चुनाव की तैयारियों से लेना देना भी नहीं है। चुडनकर ने कहा कि हमने मुख्य सचिव से मुलाकात की और मुद्दे को राजनीतिक रंग देने का हमारा कोई इरादा नहीं है।
अगर अनुमति नहीं भी मिली तो हम चाहेंगे कि इस बारे में सूचित किया जाए। चुडनकर ने दावा किया कि हम वास्तव में सरकार को दुनिया को दिखाने में मदद करने की कोशिश कर रहे हैं कि मणिपुर सामान्य स्थिति में लौट रहा है। उन्होंने कहा कि हम इस बात को लेकर बहुत आशान्वित हैं। इस यात्रा को लेकर कोई राजनीति नहीं होगी। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। हरियाणा में अपनी सियासी दुकान खोलने के लिए भाग दौड़ कर रहे अरविंद केजरीवाल ने भले ही कांग्रेस से सीटें मांग ली, लेकिन राज्य में पार्टी के जो हालात हैं उससे लगता नहीं कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ हरियाणा में कोई सीट शेयरिंग करेगी। वजह ये कि एक तो आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है और दूसरा ये कि जिन नेताओं को दूसरी पार्टियों से तोड़कर केजरीवाल ले गए थे वे सब अब एक एक कर अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ रहे हैं। निर्मल सिंह और उनकी बेटी चित्रा सरवारा के आम आदमी पार्टी छोड़ कांग्रेस में वापसी करने के झटके से केजरीवाल उबर भी न पाए थे कि अब अशोक तंवर इस्तीफा देने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि अशोक तंवर बीजेपी में शामिल होंगे। सूत्रों का कहना है कि आम आदमी पार्टी की कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर आम आदमी पार्टी जल्द छोड़ सकते हैं। अशोक तंवर के समर्थकों ने नया पोस्टर जारी किया। इसमें अशोक तंवर आम आदमी पार्टी का नेता न बताकर अपना भारत मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताया गया। अशोक तंवर के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि अशोक तंवर सिरसा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इससे पहले पूर्व मंत्री निर्मल सिंह और उनकी बेटी चित्रा सरावरा ने आम आदमी पार्टी को अलविदा कहकर कांग्रेस में वापसी कर। हालांकि अशोक तंवर के आम आदमी पार्टी छोड़ कांग्रेस में वापसी करने की भी संभावना कम ही नजर आ रही है। 28 जनवरी को जींद में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रैली होनी है। केजरीवाल की रैली की तैयारियों को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री डॉक्टर संदीप पाठक पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। इस बैठक से अशोक तंवर और उनके समर्थकों ने दूरी बना ली है। ऐसे में माना जा रहा है कि अशोक तंवर जल्द ही आम आदमी पार्टी छोड़ देंगे। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष और सिरसा लोकसभा सीट से सांसद रह चुके अशोक तंवर ने 2022 में अप्रैल में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। वो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष थे और इसके अलावा भारतीय युवा कांग्रेस और कांग्रेस की छात्र इकाई के अध्यक्ष पद पर भी रहे। अशोक तंवर ने साल 2019 में कांग्रेस छोड़ दी थी। जो कभी लकदक कपड़ों में चमचमाते हुए आपस में मिला करते थे, लेकिन अब शराब घोटाला की मार ऐसी पड़ी कि अरसे बाद मनीष सिसोदिया और संजय सिंह दोनों राउज एवेन्यू कोर्ट की एक अदालत में एक साथ मिले। लेकिन तब और अब के हालात काफी बदल गए हैं। तब वे नेता और मंत्री थे, लेकिन अब घोटाले के आरोपी हैं। झुकी हुई गर्दन, उतरा हुआ चेहरा, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को एक साथ एक ही दिन एक ही कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल के चेलों मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की राउज एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 20 जनवरी तक बढ़ा दी है। दोनों नेता इसी मामले में पिछले साल से ही जेल में बंद हैं। हालांकि रिश्वत की रकम पार्टी से लेकर संजय सिंह को देने वाले सर्वेश मिश्रा को अंतरिम जमानत मिल गई है। उनकी नियमित जमानत याचिका के निपटारे तक के लिए अदालत ने राहत दे दी है। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में राज्यसभा सांसद संजय सिंह और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म हो रही थी। ऐसे में पुलिस ने उन दोनों को एक साथ राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। कथित शराब घोटाला 2021 में आबकारी नीति से संबंधित है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसे लागू किए जाने की संबंध में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिसके तुरंत बाद 2022 में केजरीवाल सरकार ने इसे रद्द कर दिया था। दिल्ली शराब घोटाला केस में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। ईडी का आरोप है कि संजय सिंह ने अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 बनाने और लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को रिश्वत के बदले लाभ हुआ। हालांकि संजय सिंह ने इन आरोपों से इनकार कर दिया, लेकिन ईडी को संजय सिंह के खिलाफ 2 करोड़ कैश लेने के सबूत मिले हैं, जिसे अदालत ने भी सही माना। दिल्ली शराब केस में मनीष सिसोदिया भी जेल में हैं। उन्हें पिछले साल फरवरी में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और बाद में दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार में उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बीते दिनों जमानत अर्जी लगाई गई, मगर कोर्ट ने उसे नामंजूर कर दिया था। वजह यह कि पूरा घोटाला मामले में अब तक ईडी 338 करोड़ के मनी ट्रेल का पता लगा चुकी है और इसी वजह से ईडी अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुला रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल अब तक ईडी के 3 समन को ठुकरा चुके हैं और बार बार यही रट लगा रहे हैं, घोटाला हुआ तो पैसा कहां गया।
जाहिर है कि रिश्वत का सारा माल केजरीवाल की पार्टी ने चुनाव में खर्च कर दिया या फिर बहुत ही चालाकी से कहीं छिपा दिया। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने उद्धव ठाकरे को तगड़ा झटका दे दिया और अपने फैसले में उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे को हटाने का उद्धव ठाकरे को कोई अधिकार ही नहीं था। नार्वेकर ने विधायकों की अयोग्यता मामले में अपना फैसला सुना दिया। पूरा फैसला 5 भागों में बटा है। नार्वेकर ने चुनाव आयोग के फैसले को आधार मानते हुए एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना करार दिया और जब उद्धव ठाकरे के पास असली शिवसेना ही नहीं तो फिर उनसे नामित व्यक्ति को व्हिप का कोई मतलब नहीं। साफ है कि एकनाथ शिंदे गुट के जिन विधायकों को अयोग्य करार देने की मांग उद्धव ठाकरे कर रहे थे, उस मांग को नार्वेकर ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। इस फैसले के बाद माना यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे गुट में भगदड़ मचेगी और पार्टी के कई और नेता शिंदे नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होंगे। राहुल नार्वेकर ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि शिवसेना का 1999 का संविधान ही मान्य है। रिकॉर्ड में सीएम शिंदे गुट असली पार्टी है। मैंने चुनाव आयोग के फैसले को ध्यान में रखा है। मैं चुनाव आयोग के रिकॉर्ड से बाहर नहीं जा सकता। उद्धव गुट दलील में दम नहीं है। शिवसेना अध्यक्ष को शक्ति नहीं है। शिंदे को नेता पद से नहीं हटा सकते। उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को पद से नहीं हटा सकते थे। उद्धव ठाकरे अकेले निर्णय नहीं ले सकते थे। कार्यकारिणी की बैठक नहीं बुलाई गई। बहुमत का फैसला लागू होना चाहिए था। 2018 का फैसला संविधान के अनुसार नहीं था। राहुल नार्वेकर ने कहा कि पार्टी के संविधान को लेकर दोनों गुटों के बीच मतभेद की शिकायत चुनाव आयोग में दाखिल की गई है। संविधान का आधार ये बताने के लिए लिया गया कि असली शिवसेना कौन है। चुनाव आयोग का फैसला पार्टी के संविधान पर आधारित है। 2018 में संविधान में जो संशोधन हुआ उसका पूरा विचार पार्टियों को था। उस वक्त जो संविधान संशोधन हुआ वह सभी की सहमति से हुआ, लेकिन चूंकि चुनाव आयोग के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, इस संबंध में इस संविधान को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। हालांकि 1999 के पुराने संविधान को ध्यान में रखा जाएगा। शिंदे के नेतृत्व में विधायकों की बगावत के चलते जून 2022 में शिवसेना विभाजित हो गई थी। उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाने की समय सीमा 31 दिसंबर 2023 तय की थी, लेकिन उसके कुछ दिन पहले 15 दिसंबर को शीर्ष अदालत ने अवधि को 10 दिन बढ़ाकर फैसला सुनाने के लिए 10 जनवरी की नई तारीख तय कर दी। जून 2022 में शिंदे और कई अन्य विधायकों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, जिसके कारण शिवसेना में विभाजन हो गया और महाअघाड़ी की सरकार गिर गई। महाअघाड़ी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल थे। शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट द्वारा दल बदल रोधी कानून के तहत एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए याचिकाएं दायर की गई। राहुल नार्वेकर ने कहा कि फैसले का महत्वपूर्ण हिस्सा आज सुनाया जाएगा, जबकि विस्तृत आदेश बाद में दोनों समूहों को दिया जाएगा। आखिरकार कांग्रेस ने काफी सोच समझकर फैसला किया कि वो अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होगी और इसी के साथ ये तय हो गया कि इंडी गठबंधन पूरी तरह से प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के विरोध में है। कांग्रेस ने इस पूरे कार्यक्रम को आरएसएस और बीजेपी का इवेंट बताकर किनारा कर लिया। इससे पहले कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा था कि जो निमंत्रण मिलने के बावजूद अयोध्या नहीं जाएंगे वो तो उनका दुर्भाग्य होगा। इंडी गठबंधन की सहयोगी पार्टी शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे ने तो कांग्रेस की आत्मा का हिंदू बताकर कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की थी, लेकिन कांग्रेस ने अब अपना आखिरी फैसला सुना दिया। वो लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इस तरह के कार्यक्रम में शामिल होकर कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती। कांग्रेस ने साफ कर दिया न सोनिया गांधी और न ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसके साथ ही लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन भी शिरकत नहीं करेंगे। इन नेताओं ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निमंत्रण को ठुकरा दिया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बयान जारी कर कहा कि पिछले महीने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल की नेता अधीर रंजन चौधरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण मिला। भगवान राम की पूजा अर्चना करोड़ों भारतीय करते हैं। धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत विषय होता है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस ने वर्षों से अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना बना दिया। उन्होंने आगे कहा, स्पष्ट है कि ये एक अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। साल 2019 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करते हुए लोगों की आस्था के सम्मान में श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी, बीजेपी और आरएसएस के इस आयोजन के निमंत्रण को
सम्मान के साथ अस्वीकार करते हैं। दरअसल 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित 6000 से ज्यादा लोगों को निमंत्रण भेजा गया। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी के अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी समारोह में शामिल होंगी। तृणमूल कांग्रेस के चीफ ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन कर नौटंकी कर रही है। मैं लोगों को धार्मिक आधार पर बांटने में विश्वास नहीं रखती। सीपीआई नेता एम सीताराम येचुरी ने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। लालू की पार्टी के नेता जिस किस्म के बयान दे रहे हैं उस हिसाब से वे भी नहीं जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार फिलहाल इस मुद्दे पर चुप हैं। माना यह जा रहा है कि अगर सीट बंटवारा उनकी मर्जी से हो गया तो ठीक, नहीं तो वे अचानक अयोध्या जाकर विपक्षी गठबंधन को झटका दे सकते हैं। इसलिए राम मंदिर और रामचरितमानस को लेकर लगातार आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे आरजेडी नेताओं पर जेडीयू ने हमला करना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।